तो आज की वीडियो में हम जाहिर सी बात है बैक्टीरिया हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, तो आज की वीडियो में उसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, उसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में पढ़ते हैं तब वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन कहलाएगा और उसी एक्सप्लेनेशन को हम आज देखेंगे। क्योंकि जो पेपर में बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर या उसके टाइप को पूछ देगा और साथ ही आपका ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या दोनों को साथ में पूछता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और पूछता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका इंसानों के ज़िंदगी में क्या यूजफुल, उसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। सही मायने में उसका कहने का सेंस ये है कि माइक्रोबायोलॉजी की जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उनका इंसानों की ज़िंदगी में क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको बताना होता है। यही कुछ क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, तो उन्हीं को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को। तो आपको स्ट्रक्चर साथ में दिख रहा है, मतलब सामने दिख रहा है। मैंने 2-3 स्ट्रक्चर लिए हैं, वो सब आपको सामने दिख रहा है। मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको उसके वॉल के बारे में बता दूंगा कि जो आपका कैप्सूल था, फिर सेल वॉल और फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों के बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से होती हैं, बाहर कवर की होती हैं। और फिर जो उसके अंदर जो है वो तो आपको सब दिख ही रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो आप बता लेंगे। तो इस चीज़ को मैं आपको एक बार थोड़ा कॉपी पे भी बना कर दिखा दूंगा। अंदर की चीज़ें आप उसमें खुद से भर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कैप्सूल के बारे में कि ये जो सेल वॉल की सबसे जो बाहरी लेयर होती है वही आपकी कैप्सूल होती है। तो ये कैप्सूल क्या है, क्या ये सभी प्रेजेंट रहती है, क्या ये सभी बैक्टीरिया में ये जो कैप्सूल वाली लेयर है वो पाई जाती है कि क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ बता रहे हैं, पहले उसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपका कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, ये आपकी एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या करती है, सेफ्टी करती है बैक्टीरिया की। देखिए, वैसे सेल वॉल भी आपकी सेफ्टी तो करती है, लेकिन ये आपकी एडिशनल प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, यानी कि आपके सेल वॉल के भी बाहर एक कवर होती है। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, ये आपकी जो कैप्सूल है वो हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जिस भी बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल की लेयर पाई जाती है वो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस भी बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल की लेयर पाई जाती है वो आपका कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहलाता है। और जिस भी बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल की लेयर नहीं पाई जाती है वो आपकी नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहलाती है। इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा, संभाल के रखिएगा। दूसरी बात, ये मतलब ये जो आपकी लेयर है वो बैक्टीरिया में काम क्या करती है, मतलब किस काम से ये बचाती है। तो एक काम तो प्रोटेक्ट करने का करती ही है, दूसरा इस बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचाती है। ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया सूखने ना पाए, इसमें पानी की कमी ना होने पाए, उस चीज़ से, डिहाइड्रेशन से और एंटीबॉडीज से बचाती है। अब एंटीबॉडीज से बचाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर ये कैप्सूल की लेयर होती है उनके ऊपर जो आपके अंदर जो एंटीबॉडी, मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, और वो जिस भी तरीके के एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है या किसी प्रकार के प्रोटीन का सेक्रेशन करता है जो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करे, वो उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाता है, उसकी एक रीज़न ये है कि उसके ऊपर कैप्सूल की कवरिंग होती है। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो आपकी कैप्सूल की कवरिंग है ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से और एंटीबॉडीज से बचाती है। सिंपल सा यही कहना है कि जो आपकी कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर कैप्सूल की लेयर है, इसीलिए वो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है। तो ऐसे बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा बच जाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जो इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है वो उससे बच जाते हैं, यही सिंपल सा कहना है। और यही चीज़ आपकी फारसी में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव ए थर्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग, वही कैप्सूल कहलाता है। और कैप्सूल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। आपको पता ही है कि पॉलीसैकेराइड क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, आपको भी पता है, ये सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैप्सूल प्ले अ नंबर ऑफ रोल्स, बट मतलब कैप्सूल बहुत सारी भूमिका निभाता है, वो क्या क्या करता है वही बता रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट कीप टू द बैक्टीरियम फ्रॉम ड्राइंग आउट, समझे, मतलब
कीप टू द बैक्टीरियम फ्रॉम ड्राइंग आउट, मतलब उसको सूखने नहीं देता है, उसको सूखने से बचाए रखता है। वही मैंने आपको जो बताया था, मैंने वो क्या बताया था, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। ठीक है, कहना वही है, बातें अलग अलग कही गई है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और कभी कभी आपकी जो कैप्सूल है वो थोड़ी स्लिम होती है, मतलब थोड़ी नर्म होती है, तब उसे स्लिम लेयर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए अब दूसरी बात समझिए, जो आपकी सेकेंड लेयर है, यानी कि जो आपकी सेल वॉल है, ठीक है, ये आपकी कैप्सूल थर्ड लेयर थी। जो आपकी सेकेंड लेयर है जो कि सेल वॉल की होती है, वो बीच में होती है, आपको दिख भी रहा है, फिगर में भी दिख रहा है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये थोड़ी हार्ड नेचर की होती है, थोड़ी कठोर होती है, थोड़ी रिजिड नेचर की होती है, इतनी बात याद रखिए। मोटी होती है, नॉन लिविंग होती है, और इसका काम क्या होता है, सेल वॉल का काम होता है बैक्टीरिया को शेप देना। ठीक है, उस बैक्टीरिया को शेप देने में सेल वॉल हेल्प करती है। उसके अलावा जो ये सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स या म्यूकोपेप्टाइड से, किससे किससे, या तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है या आपका म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। इतनी सारी चीज़ें आप और ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप बस कुछ चीज़ों के मेन पॉइंट याद रखिए, उसके बाद चीज़ें ऐसी आसान हो जानी है। जैसे कैप्सूल, तो कैप्सूल में क्या क्या चीज़ें थी, वैसे ही सेल वॉल, तो ये रिजिड नेचर की होती हैं, थिक होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, आपकी बैक्टीरिया को शेप देने में हेल्प करती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स या म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, और इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनसे मिलकर, उनसे कंबाइन होके आपकी ये सेल वॉल बनी होती है। और सेल वॉल के ही बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जहां पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी हम आज की वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं उनमें से भी मेन पार्ट के बारे में हम हल्का पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, उसमें भी क्या सेल वॉल में क्या अंतर हो जाता है, क्या कुछ बदल जाता है? उसमें बदल सिर्फ ये जाता है कि जो उसमें सेल वॉल होती है जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी है, उसमें जो आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं, अरे क्या हो गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा गला बैठ गया था। तो उसमें भी जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से ही बनी होती है। फ़र्क ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल बहुत पतली होती है, बहुत थिन लेयर होती है। ये सिंपल सी बात है, वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे समझ लेंगे। तो हमने कैप्सूल देख लिया, सेल वॉल देख ली, कैप्सूल थर्ड लेयर थी, सेल वॉल सेकेंड लेयर थी। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो सबसे पहली लेयर है। उम्मीद आए समझ में आ रहा होगा, अंदर से पहली, नहीं तो कहेंगे आप कैसे पहली हो गई है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, छोटी सी एक बात बताते हैं, अभी भी एक कमेंट हमने देखा है जो कि 3-4 घंटे पुराना कमेंट है। उसमें ये कहा गया कि आप एनिमल बिहेवियर को देखिए। ठीक है, तो जी हम देख रहे हैं, चिंता ना करिए, हम जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो डाल देंगे। ठीक, आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए फिर उसको भी डाल देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट लेयर की, वो जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है वो भी जान लीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई ऐसी खास नहीं है। ये आपकी सेमी परमिएबल आपकी ये झिल्ली होती है। ठीक है, एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, वो भी सेमी परमिएबल होती है। और ये क्या करती है, सेमी परमिएबल समझ रहे हैं, मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को वो अपने अंदर आने देती है। ठीक है, प्रवेश करने देती है कि भैया आ जाइए, हम मना नहीं करेंगे, आप सेलेक्टिव में से आते हैं। तो वैसे ही सेलेक्टिव चीज़ों को सेमी परमिएबल है। ठीक है, अर्ध परागम्य ऐसा कुछ करके हिंदी होती है इसकी, अर्ध परागम्य है ऐसे कुछ करके हिंदी है। इसका मतलब सेंस ये होता है कहने का कि इसमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के अंदर आ सकती हैं। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके अंदर आ सकती हैं, या सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये करती क्या है, ये कोशिका के बाहर के वातावरण से, बाहर के एटमॉस्फेयर से संपर्क बनाए रखने में हेल्प करती है। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आ गई होगी। तो यही काम आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का है। इतनी सी चीज़ें हैं, आपको समझ में बिल्कुल आई होंगी। और इसके अलावा एक छोटी सी और ख़ास बात ये है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जाहिर सी बात है, लिपो प्लस प्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। सिंपल सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे। अब हम बात करने वाले मीसोसोम्स की। अब आप कहेंगे क्यों मीसोसोम्स की बात करेंगे भैया, क्यों मीसोसोम्स की बात करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हम धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं ना। तो हमने सेल वॉल देखी, मतलब पहले कैप्सूल देखा, फिर सेल वॉल देखी, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी। अब उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से आपके मीसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए हम मीसोसोम्स देखेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे फिर से खांसी आ गई थी। अब क्या ही बताएं, कितना कट करेंगे यार, इसीलिए नहीं कट कर पाते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं। भाग, रोज रोज का साला नौटंकी हो गया है। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि ये जो फोल्डिंग होती है, यही फोल्डिंग आपकी मीसोसोम्स कहलाती है। इतनी बातें आप जान के रख लीजिए। इसके अलावा जो आपके मीसोसोम्स होती हैं वो सेल के डिवीज़न में, यानी कि सेल के विभाजन में, सेल के अलग होने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? तो जो इसमें सेल के अंदर जो आपका डॉटर क्रोमोसोम होता है, जो नई डॉटर सेल बनती है, उसी को अलग होने में, उसी को सेपरेट होने में आपका यही जो आपका मीसोसोम्स होता है वो हेल्प करता है। इतनी सी बात है, आप समझ भी रहे होंगे, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हाँ, ये डॉटर सेल कहाँ से आ गया? सेल डिवीज़न, तो आपने सेल डिवीज़न तो पढ़ाई होगा, इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। फिर भी अगर डाउट होगा पूछ लीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो बनेगी छोटी सी, 1 मिनट में हम समझा देंगे। छोटा समझाएंगे, ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए लॉन्ग वीडियो ही बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका मीसोसोम्स है वो क्या करता है? वो आपके रेस्पिरेटरी जो एंजाइम है उनकी मात्रा को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब एक समझिए से, एक तरीके से कहा जाता है कि जो आपका मीसोसोम्स होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह वर्क करता है, एक तरीके से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके समान ही इसकी भी संरचना होती है। इतनी बात क्लियर? आपके जो मीसोसोम्स है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान संरचना वाला माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसकी बात यहीं पर हम खत्म करते हैं। और एक तो नॉर्मल सी चीज़ आपको भी पता है कि इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना आपकी गोल्जी बॉडी पाई जाती है, ये सब इसमें एब्सेंट रहती है। बैक्टीरिया के अंदर ये सब एब्सेंट होता है। तो ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके जैसी इसकी भी संरचना होती है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लॉइड की। तो देखिए, न्यूक्लॉइड में क्या होता है, ये आपके पता ही है कि क्या है, ये आपके प्रोकैरियोट हैं। तो इसमें कोई भी एक क्लियर, एक स्पष्ट जो एकदम कहा जाए तो वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ना ही उसमें उसकी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रोकैरियोट हैं। ठीक, इसके अलावा एक बात सुनिए, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो आपके साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। यानी कि समझिए कि आपका जो साइटोप्लाज्म है वो जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी से मिलके आपका साइटोप्लाज्म बना रहता है, और इसी को न्यूक्लॉइड कहते हैं। सिंपल से कहना ये है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपके सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसी को न्यूक्लॉइड कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, यही चीज़ आपको कहना चाह रहा है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला रहता है या बिखरा रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आपके कहने के ऊपर है। यहाँ पे हम अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल नाम दे रहे हैं, और वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए, उसका नाम दे रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, कहने के अपने अपने तरीके, आप जैसे मन तैसे कह लीजिए। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसकी कमी होती है, तो लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, चूँकि ये आपके बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए है, मेन डीएनए है, इसीलिए इसे जीनोफर कहा जाता है। ठीक है, जीनोफर कहा जाता है। बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए को, मेन डीएनए को जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। क्लियर? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दे रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, इस वजह से हम ऐसी वीडियो नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहेगी, सालों साल रहेगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इस वजह से अगर इंग्लिश ना भी ऐड करें और हिंदी ना भी ऐड करें तो आप समझ के लिख लीजिएगा। ठीक है, सुन के। अब हम प्लाज्मिड को देखने वाले हैं। आपको भी पता है प्लाज्मिड क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले ही देखा था आपने। ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो हमने ई कोलाई पढ़े थे वहाँ पे देखा था कि हर बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वही आपका है, वही प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ही आपका प्लाज्मिड कहलाता है, उसी प्लाज्मिड की बात चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक फीचर को बताते हैं। ठीक, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक के
प्रतिरोध के रूप में होते हैं, यानी कि इसके रेजिस्टेंस होते हैं। कौन होते हैं? आपके एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस होते हैं प्लाज्मिड। यानी कि सिंपल सा आपका ये कहना है कि एंटीबायोटिक जो है वो क्या है, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये उसका विरोध करते हैं, प्लाज्मिड की ही वजह से ये इसका प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, उनमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। मतलब इसे, ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया को बचाता है, एंटीबॉडीज से बचाता है, सेव करता है। और सुनिए, जो प्लाज्मिड है उसके अंदर स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो उनको संरचना देने में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जीन की कमी होती है, उनकी कमी पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ स्पेशल टाइप के जीन पाए जाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे एकदम कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे प्लाज्मिड ही कई तरीके के होते हैं, तो जो आपका एफ प्लाज्मिड होता है ये फर्टिलिटी को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है, फर्टिलिटी को प्रमोट करने का काम करता है। जो आपका आर प्लाज्मिड होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ड्रग से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, उनके लिए विरोध का काम करता है। मान लीजिए कोई आपका ड्रग है जो बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करता है, तो ये क्या करता है, ये उस वर्क से इसको बचाता है, विरोध करता है, उस कार्य का विरोध करता है, इसके ऊपर फर्क पड़ने नहीं देता है, यानी कि रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, आपने अभी भी सुनी भी थी। और इसमें जो आपका कोल प्लाज्मिड होता है वो आपकी एंटीबायोटिक कंपोनेंट से आपको बचाता है। तो मतलब इतने सारे टाइप से हमको न लेना देना हो के हमें सिंपली ये कहना है कि प्लाज्मिड क्या करता है, हमें प्लाज्मिड जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, जो एंटीबायोटिक कंपोनेंट है, उनसे उनके लिए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। यानी कि सिंपली जो आपका प्लाज्मिड है वो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। जो भी आपके अच्छे ड्रग्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि आकर बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करें। देखिए, अच्छे ड्रग्स से सेंस से जो आप दवाई खाते हैं वो भी ड्रग ही है, ठीक है, वो बॉडी में जाती है। जो नॉर्मल दवाई होती है वो कोशिश करती है कि हम इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसे में प्लाज्मिड क्या करता है, वो रेजिस्टेंस के रूप में व्यवहार करता है, ख़त्म करने खुद को नहीं देता है। सिंपल सी बात है, आप आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए जो आपको डिजीज़ होती है, जो भी होती है, वो अगर लंबे टाइम से चल रही है, बार बार आपको छोड़ रही है, पकड़ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर आपके नॉर्मल दवाई के साथ एक एंटीबायोटिक भी चलाता है। वो एंटीबायोटिक क्या करता है, वो इसके ऊपर असर करता है। वो हार्ड नहीं होता है, वो एक तरीके से लॉन्ग टाइम तक इनसे लड़ता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से लॉन्ग टाइम तक चलने वाली जो फीवर होते हैं उसमें एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, ताकि उसका असर जल्दी ख़त्म ना हो। और ये जो बैक्टीरिया, मान लीजिए उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया फिर से ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसके असर को बनाए रखने के लिए इस साथ में एक एंटीबायोटिक भी आपको चलाई जाती है। सिंपल सा मतलब है। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो ये हमने प्लाज्मिड देख लिया। अब बात की जाए राइबोसोम की, तो इसके अंदर भी आपका 70S प्रकार का, मतलब 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट है तो जाहिर सी बात है 70S ही होना है, सिंपल सी बातें हैं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। और बात की जाए राइबोसोम की, तो आपका जो राइबोसोम है ये क्या करता है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहीं पर इसकी कहानी खत्म करते हैं। अब बात की जाती है पॉलीसोम की। कितनों की बात करेंगे यार हम, इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। पॉलीसोम में देखिए क्या होता है, देखिए पॉलीसोम सिंपल सी चीज़ ये है कि बहुत सारे राइबोसोम एक आरएनए के साथ जुड़कर एक चैन बना लेते हैं। बहुत सारे राइबोसोम एक आरएनए के साथ जुड़कर चैन बना लेते हैं, यही चैन आपका पॉलीसोम कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़कर, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे राइबोसोम आरएनए के साथ कंबाइन होकर एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक चैन बना लेते हैं, और यही आपका पॉलीसोम कहलाता है, ठीक। और फिर यही क्या करते हैं, यही आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। यानी कि सिंपली कहना है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात की जाए कि फ्लैजिला क्या है, ठीक है। फ्लैजिला कुछ ऐसा खास नहीं है। फ्लैजिला एक तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना है, जो कि क्या करता है, जो कि बैक्टीरिया के लोकोमोशन में, गति में, उसको मोशन करने में, उसको हिलने डुलने में सहायता करता है, ठीक है। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक आपका फिलामेंट होता है,
एक आपका हुक होता है और एक आपकी बसल बॉडी होती है, यानी कि आधारीय सिरा या बेसिक बॉडी होती है, मतलब जो आधार से जुड़ी रहती है वो वाली बॉडी होती है, आधारीय सिरा कहते हैं। तो उसी चीज़ को मतलब फिलामेंट, हुक और आपकी बसल बॉडी, सिंपल सी यही 3 पार्ट में बटी होती है। इतनी चीज़ें आपने जान ली। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख ही रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, मूवमेंट में सहायता करती है। इतनी सिंपल सी बात है, हम लिख देंगे, देख लीजिएगा, कोई विशेष चीज़ नहीं है। और अब आप लोग फ्लैजिला से परिचित भी हो चुके हैं। परिचित आपने कहाँ हुए थे? आपने ट्रिपैनोसोमा में इससे परिचित हुआ है, बहुत अच्छे से परिचित हुआ है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। कहाँ से निकलता है आपको पता है? बसल ग्रैन्यूल या बसल बॉडी से निकल रहा है, शायद काइनेटोप्लास्ट भी उसे कहते हैं, देख लीजिएगा यहाँ, या काइनेटोसोम के भी नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से ये आपका फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये फ्लैजिला है इसकी जो हाइट होती है, मतलब जो इसकी लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो बैक्टीरिया से अक्सर लंबी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया से लंबा ही आपका फ्लैजिला होगा। बहुत सारी इसमें पिली निकली होती है, जो बहुत छोटी छोटी पिली दिख रही है ना, ये बहुत सारे ऐसे पार्ट में पिली निकली होती है। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को किसी भी आधार से, किसी भी सतह से जुड़ने में हेल्प करती है, उससे पकड़ बनाने में हेल्प करती है। ये पिली जो साइड साइड से छोटी छोटी बहुत सारी बार के जैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली है बहुत सारी, ये क्या करती है? किसी भी चीज़ से जुड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। जुड़ने से मतलब क्या? पकड़ बनाने में हेल्प करती है, यही सिंपल से इसका काम है। अच्छा, पिल्ली के न होने की वजह से ना बैक्टीरिया को बहुत सारे घाटे होते हैं। क्यों घाटा होता है उसकी भी रीज़न है। जब ये पिली नहीं होती है तो ये किसी भी होस्ट के ऊपर जम नहीं पाता है, पकड़ नहीं बना पाता है, तो बेचारे को घाटा तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं ना? तो वो पिली क्या करती है? वो किसी भी होस्ट के ऊपर उसको चिपके रहने में हेल्प करती है। तो इस वजह से पिली बहुत मेन चीज़ है इनके लिए। बात समझ रहे हैं ना? यही सिंपल सी बात है। अब आप समझ भी रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकता, थोड़ी समझा करिए, घर में लोग हैं। लेकिन अब जो वीडियो बनेगी उसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं से रात बिरात शांति में ही बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं ना, ध्यान बहुत भटक रहा है, तो उस हिसाब से अगर कुछ कमी रह जाए तो मुझे माफ़ करिएगा।